तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज शास्त्री प्रथम खंड की कक्षा लेने जा रहा हूं और इस कक्षा के अंतर्गत निर्मला उपन्यास का पाठ वाचन करूंगा। इसके पहले 6 परिच्छेद तक हमने उपन्यास को देखा था। मैं बहुत जल्दी में आपको इस 6 परिच्छेद की मूल कहानी समझा देता हूं, फिर आगे हम इस उपन्यास की ओर चलेंगे। बच्चों, मेरा मानना है कि इस कहानी को जितना आप पढ़ेंगे और जितना इसके रिलेट जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, आपको उतनी सहूलियत होगी। वो इसलिए क्योंकि इसके हर चरित्र से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। तो कहानी निर्मला के ऊपर आधारित है और प्रेमचंद चूँकि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक हैं और उन्होंने इस उपन्यास को अनमेल विवाह के ऊपर आधारित रखा है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने उपन्यास को जीवंतता प्रदान की है। इस उपन्यास में निर्मला के बारे में बताया गया है कि निर्मला का ब्याह बहुत छोटी सी उम्र में तय हो जाता है, किंतु पति पत्नी के झगड़े में जब निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है असामयिक, और तब वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं जो एक सपने निर्मला के लिए संजोए गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि नियति ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक यह किया कि जिस पुरुष से उसकी शादी होने वाली थी उस जगह से रिश्ता टूट जाता है और वहाँ शादी नहीं हो पाती उनकी। उसके बाद चूँकि जवान बेटी घर में बैठी नहीं जा सकती, आता है निर्मला की माँ पूरी कोशिश करती है कि निर्मला का ब्याह किसी और जगह पे हो जाए और पंडित जी 2-4 रिश्ते लेकर आते हैं, जिसमें से उन्हें एक रिश्ता पसंद आता है क्योंकि वहाँ दहेज की बात नहीं होती। ब्याह भी जो उसका टूटता है वो दहेज के कारण ही टूटता है। अतः जिस जगह पे उनका ब्याह होता है, निर्मला का ब्याह होता है, वो दहेज की बिल्कुल मांग नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ सशर्त ये रहती है कि पुरुष दोजुहा है, मतलब उसका ब्याह हो चुका है और उसके 3 बच्चे हैं और अपने से 2 गुनी या तिगुनी उम्र वाले पुरुष के साथ उसे दाम्पत्य जीवन में बंधना पड़ता है। किंतु यहाँ भी आकर उसका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो पाता, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें वो अपने पिता के रूप को पाती है। उसको हमेशा यह लगता है कि जिस उम्र में मेरे पिता गुजरे हैं उस उम्र के पुरुष के साथ मैं पति के जैसा व्यवहार या पत्नी के जैसा व्यवहार कैसे करूं, और इसी चिंता में वह घुलती जाती है। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के साथ वह अपने आप को बड़ा नैराश्य से ऐसा महसूस करती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि बच्चे उसके काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अब उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि इन बच्चों के साथ ही वह अपने जीवन का गुजारा करेगी और उसके बाद अब आगे देखें। उस दिन से निर्मला का राज रंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया था। अब तक नैराश्य संताप ने उसने अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला से दहकती रही थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा था। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन में कोई आनंद नहीं है, इसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं। संसार के सब प्राणी सुख सेज पर तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने सुख की गठरी ढोने के लिए चुना है, दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतार नहीं सकता, उसे फेंकना भी चाहूँ तो फेंक नहीं सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी तो ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने में
रोने से कौन सा काम उसका रुक जाएगा, और यातनाएं तो सहनी ही पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा कि निर्मला साहस्य मूर्ति से अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिंदित छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था, उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ गई। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति और मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थीं। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी आईने के ही सामने, किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटिल विशाल भवन था तो दूसरा टूटा फूटा खंडर। वह उस आईने की ओर देख न सके। अपनी वह हीन अवस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए और अपनी ही सूरत से घृणा उन्हें होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करने का आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उनकी यह अनुपम छवि उनके हृदय में शूल बनकर चुभने लगी। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन सिर में दर्द का बहाना बनाकर मैं भाग आया। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े काम किया जाता है। मत लिया करो मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोता भाई, आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया भी तो नहीं जा सकता। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौट चुका था। धूप में चलने के कारण मुख से पर पसीने की बूंदें आ चुकी थीं। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति निकलती हुई मालूम हो रही थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, ज़रा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी ले आई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर सब मनसाराम को दिए। मनसाराम खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी है। वारक यहाँ से दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे कि मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखा और कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहीं खाना खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर आते ही न थे, मुझसे बोलते हुए शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा लेते थे। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है तुमसे? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना स्नेह करती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी वह बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही आशावादिता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती भी रहती थीं। सपत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन से उदय नहीं हुई थी, इसलिए लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौंसी करने का आश्चर्य वह समझ नहीं पाई। मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार तो नहीं दूंगी। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह तो लड़कों को देखकर चलती है। मुंशी जी ने इसका कोई जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की थी। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जब उन्होंने मनसाराम को किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। उन्हें अपने विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष से ऊपर हो गए थे। तब से उनके ओर आंखें तक न उठाई थीं। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा कुछ भी न पढ़ते थे। इसका समय ही न मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की वह परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ मेहनती भी था। खेल में बी टीम के कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था।
जिस पाठ को एक बार वह देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे ही ना, जिनका उत्तर देने में चतुर लड़के को भी सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे तैसे झल्ला जाता है तो और भी तेज़ी से वार करता है। उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन कर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम न दे सके। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कौन सा है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सका कि यह क्या करता है, या वह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं करता है। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमज़ोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में जब उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से पढ़कर समझ सकता हूँ, और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे गंवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाता हूँ, उसके सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना पसंद नहीं तो कल से नहीं जाऊँगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर आ रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा तुम घूमने नहीं जाते। मैं बराबर तुम्हारी शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित कर कहा, किस महाशय ने आपको यह शिकायत कर दी, ज़रा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप तुम पे नहीं कर रहा। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर आकर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे वैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर के खपड़ेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि तुम्हें अपने दोस्तों से बात का विश्वास करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब कहिए तब चला जाऊं। तुमने मुंह क्यों लटका लिया। क्या वहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है, वहाँ तुम्हें किस बात की तकलीफ़ होगी। मनसाराम छात्रालय में रहने को उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने ये बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वो अपनी झेप से प्रसन्नचित होकर बोला, मुँह क्यों लटकाऊँ, मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ़ भी कोई नहीं होगी, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल ही चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहाँ जाना भी ना पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर ना आए। बोले, सभी लड़कों के लिए जगह है और तुम्हारे लिए जगह ना होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली है और वे बाहर किरायों के मकान में रहते हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियाँ उनके जगह आ गई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार करके वो निकल गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मिणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी मुझे कल स्कूल में रहने को कह रहे हैं। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों, मैं क्या जानूं। कहने लगी, तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घुमा फिरते हो। तूने कहा कि नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। कहा क्यों नहीं, मगर वो माने तब ना। तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। यह बेचारी तो भूल से भी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठ कर दे देती हैं। तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ ना। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुँची। उसे अपने आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का यह सुअवसर वहाँ से जाने न देना चाहती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी और उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह मुझसे सिखावन की बातें कहे, मैं जहाँ भूलूँ वहाँ सुधारें, यह सब कामों की देख रेख करती रहें, पर रुक्मिणी उनसे तन्नी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए, मैं पूछती हूँ
क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेली रहना चाहती हो? क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो कुछ नहीं किया। मनसाराम को घर से निकाले देती हो, इस पर कहती हो कि हमने कुछ नहीं किया। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? दीदी जी, मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उसके विषय में कुछ खोला हो तो। क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तो तोताराम कभी किसी लड़के से बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए हुए थे कि खुद जिला जाकर लिवा लाए। तब उसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी वांका हुआ तो तुम जानोगी, वह बाहर कभी नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठा रहता है वहीं सो जाता है। कहने को जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहाँ किसे फिक्र है कि उसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। वकील साहब शहर से लौटे तो निर्मला ने तुरंत विषय छेड़ दिया। मनसाराम से आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अंग्रेजी का अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो ही गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने पहले कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई, बोली, उनके पढ़ने में तो कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ लेती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर गहन चिंता में डूब पड़े। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्हें अपने पर क्रोध आ रहा था। मैंने पहले क्यों न इस लौंडे को बाहर रहने का प्रबंध कर दिया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया है। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था। बनाव चुनाव भी न किया करती थी, पर अब देखता हूँ कि काया पलट सी हो गई हैं। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दूं, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की ज़रूरत नहीं है। कहीं इसने भांप लिया तो गजब हो जाएगा। ज़रा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम न करने का उसे एक बहाना मिल जाता है। कल को अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा कि मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा। कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आ पाएगा। निर्मला ने तुरंत ही इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूँछों को ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब इन प्रश्नों का आशय न समझ पाई। बोली, पहले तो शाम को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों में एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? इसलिए मैं और भी कहती हूँ, दीदी समझेंगी। इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में ताने को सुनने को मिलेंगे। अभी जरा देर से झुमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तू कल की छोकरी मुझे चलाने चली है। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है। और लड़के तो खुश होते हैं, अब अपने दोस्तों में रहेंगे और यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी की मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में वह सबसे अच्छा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का लग गया है। अगर अभी इसकी रोकथाम न की गई तो पीछे कुछ करते न बन पड़ेगा।
मैं तुम्हारे लिए एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहतना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट के बाद आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की बड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर शहरों को लड़कों को लिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो उसमें मनसा राम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सभी का तो होता ही रहता था, जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकाल दिया जाए। दफ्तर के छार्क में कुछ ढंग की बात करनी चाहिए। पर उन्होंने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसा राम को तो खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत भी कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझुलाए हुए घर लौटे। मनसा राम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि वो कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल में हेडमास्टर से मिलते और मनसा राम को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराने की चेष्टा कराते, पर किसी स्कूल में जगह खाली न थी। सभी जगहों पर कोरा जवाब मिल जाता था। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसा राम को अलग किराए के मकान दे दिया जाए या किसी दूसरे शहर में स्कूल में भर्ती कराया जाए। यह दोनों ही बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगहें अक्सर खाली रहती थीं, लेकिन जब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया, उस दिन उन्होंने मनसा राम को घर में कभी जाते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि अब वह खेलने भी ना जाता था। स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में ही बैठा रहता था। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी वह देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसा राम अपने कमरे से बाहर ना निकलता था। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त हो जाने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण को इस कलंक से मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसा राम भी नहाकर खाने को आया। मुंशी जी ने इधर महीनों से उसे नंगे बदन न देखा था। आज उसकी निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था। वह देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसा राम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा ही कब था। वाह, आधी देह भी नहीं रहे और कहते हो कि दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बोली दुबला क्यों होगा? वह तो अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। मैं ही गंवारिन थी, लड़कों को खाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला कर इसकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि तुम लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ही ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों का क्या देख रेख करेगी? यह तुम्हारा काम है। जब तक अपना समझती थी तब तक करती थी। जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तुम्हारे गले से चिमटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखा और नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं मैंने तो खाने को सामने रख दिया, कोई खाए या न खाए मुंह में थोड़े डाल दूंगी। तो भैया, इस तरह वह लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरफ फेरे जाते हैं। जब अनाथों की तरह रहकर सुख नहीं देख सकते तो मैं साफ कह देती हूँ, बुरा मानकर मेरा कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर तक आने की मनाही है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन।